हाँ जी स्टूडेंट्स, greetings to all. So how are you all of you? So dear students, today in SST class we will start new chapter. As already in previous chapters you have read about the land of hot sands, okay, and before that in 8th chapter you have learned about the land of the midnight sun. So same like this, earlier also you have read about the Democratic Republic of Congo. So in today's topic we will read about grasslands. Now what is the meaning of grasslands here? मीन्स एक ऐसे एरिया के बारे में हम स्टडी करेंगे, इस एक ऐसे एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको ग्रास लैंड का नेम दिया गया है। मीन्स ऐसा एरिया जहाँ फसल तो होती ही होती है, साथ में जो वैलीज़ होती हैं, प्लेन्स वाले एरियाज़ में जहाँ घास होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। So we will read about the types and location of temperate grasslands, then vegetation and climate, economy of that region and types of crops cultivated, कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स कल्टिवेटेड होते हैं। Now grasslands of the world. Grasslands are found in temperate regions where there is neither less nor plenty of rainfall. Grasslands are found in many countries and in each country they have a different name. ओके तो ग्रासलैंड है बेटा वो ऐसे एरियाज होता है जहाँ पे ना तो कम रेन होती है और ना ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। मींस जहाँ पे रेनफॉल भी बिल्कुल मीडियम सी होती है वहाँ पे ग्रासलैंड वाला एरिया वो होता है। दूसरी चीज़ बेटा ग्रास जो होता है, घास जो होता है उसी ज़मीन में होगा, उसी धरती पे होगा, उसी जगह पे होगा जो उपजाऊ होती है। जो फसल भी बढ़िया होगी तो घास भी वहीं होगा। सो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप के ग्रास लैंड्स हैं, ओके, और उनके भी अलग अलग नेम्स हैं। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कोल्ड प्रेरीज। जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड्स हैं उनका नेम है प्रेरीज। इन सेंट्रल और एशिया they are referred to as steppes. In Africa they are called veldts. In Australia they are known as downs, and in South America they are called pampas. The word prairies comes from French and means grassland or meadows. Most of these grasslands can be seen only in the temperate zones. तो ये अलग अलग नेम्स हैं और ये जो prairies का वर्ड का मतलब है ये है फ्रेंच का वर्ड है और इसका मीनिंग है ग्रासलैंड। और जो ज़्यादातर ग्रासलैंड है वो टेम्परेट जोन्स में होते हैं। अब इनकी लोकेशन, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द prairies. ओके, प्रायरीज इन नॉर्थ अमेरिका। जो प्रायरी ग्रासलैंड है लोकेटेड है इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। और इसकी जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है। However, today only about 1% of the prairies still exist. आज सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो ग्रासलैंड है वो only 1% ही रह गया। The prairies are triangular in shape and cover an area of approximately 1.4 million square miles. They start from Canada in the North They start from Canada in the north and end at Mexico in the south. वो नॉर्थ वाली साइड बेटा कनाडा से स्टार्ट होता है और मैक्सिको तक साउथ वाली साइड तक इतना एरिया वो कवर करता है, नियर अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स। Rocky Mountains are located to the west of the prairies and river Ohio and Great Lakes are located towards the east. और उसके बाद जो रिवर्स है, the most important rivers flowing through the prairies are Mississippi and Missouri. जो important river है जो इसमें से flow out करती है that is Mississippi and Missouri. Some of the major cities in the area are Chicago, Dallas, Texas, Colorado, Oklahoma and Minneapolis. The water for irrigation and other purposes comes from these rivers. इसी रिवर्स में से जो वाटर है इरिगेशन के लिए और अदर पर्पसेस के है वो लोग इसी रिवर से का वाटर यूज़ करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ वहाँ की कैसी है? The animals in the temperate grasslands are well adapted to the dry and windy conditions. Bisons were once found in millions. बट नाउ दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग एक्सटिंक्ट। जो बेटा वहाँ के बाइसन्स हैं, बाइसन्स क्या होते हैं? एक तरह का ये जानवर होता है जो पहले बहुत था, अब ये एक्सटिंक्ट होगी इसकी वैरायटी।
और अगर हम बाइसन की बात करें तो बाइसन बेटा एक तरह का जैसे सांड टाइप, ऑक्स टाइप, वैलो टाइप बड़ा सारा होता है। आई विल शो यू इमेज। ओके, तो ये पहले इस एरिया में बहुत थे, अब आजकल ये भी एक्सटिंक्ट होने लगे। इट इज़ अ इमेज ऑफ अ बाइसन लाइक दिस, ऐसे होते हैं बाइसन। सो इज़ इट क्लियर टू ऑल? सो पहले ये वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा थे, अब इनकी जो ये है एक्सटिंक्ट होने लगे, इनकी प्रजाति लुप्त होने लगी वहाँ से, मीन्स ये बहुत कम रह गए। There are grazing animals like gazelle and deer, mice, jackrabbits, snakes and coyotes are also present in the region। तो यहाँ पे grazing animals भी बहुत है, मीन्स जो वहाँ पे चरते हैं, मीन्स जो घास वगैरह चरते हैं वो grazing animals है। ओके, now vegetation। Grasslands are generally open and flat lands with shorter grasses. During the rainy seasons, the grasslands are covered with flowers. The soil is fertile, which is useful for growing crops and pastures। जो grasslands है वो generally बेटा open होते हैं और flat land होते हैं, means ये बिल्कुल ही समतल जिसे हम बोल देते हैं उस टाइप के। ओके, देखने को ऐसे लगता है कि अगर वहाँ पे रेन वगैरह हुई हो तो हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं इसकी इतने, ऐसे लगता है जैसे एक बहुत सुंदर पार्क हो और इसकी देखभाल पता नहीं किसने कितने संभाल के उसका ध्यान किसी ने रखा हो। ओके, जो इसकी सोइल है वो बहुत फर्टाइल होती है और यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो जो वहाँ की सोइल है वो यूज़ होती है पास्टर्स के लिए। पास्टर्स का मीनिंग होता है लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, मींस जहाँ पे क्रॉप नहीं होता उस जगह पे लोग अपने एनिमल्स वगैरह चराते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं वो वहाँ से अपना पेट भरते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स। Different types of grasses are found here such as the needle grass, wire grass, bunch grass, sagebrush and little blue stem। तो जो ज़्यादातर ग्रासलैंड्स थे बेटा आजकल वो लोगों ने फार्म लैंड्स में कन्वर्ट कर लिए, मीन्स लोगों ने उस जगह को ख़रीद के या उस जगह में अपने फार्म्स वगैरह ओपन करके अब उनको उसकी बाउंड्री वगैरह करके वहाँ पे अपने जो जानवर हैं उनकी संभाल रखने के लिए उन्होंने किया हुआ है। मीन्स वहाँ पे से वो आमदनी ले रहे हैं, इनकम का उनका इनकम का सोर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के ग्रासलैंड्स, अलग अलग टाइप्स के ग्रासेस यहाँ पे मिलते हैं, जैसे वायर ग्रास, नीडल ग्रास, बंच ग्रास, शेगब्रश एंड लिटिल ब्लू स्टेम। दीज टॉल ग्रासेस कैन ग्रो अप टू 8 फीट इन हाइट। ये जो ग्रासेस ये लगभग 8 फीट हाइट तक ये ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर दिस क्रॉप्स प्रायरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये वीट बास्केट है वर्ल्ड का। इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न प्रायरीज वीट इज़ ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज एंड दिस इज़ वाई प्रायरीज आर कॉल्ड सो। देयर आर लार्ज वीट फार्म्स हेयर एंड वीट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड अराउंड द ग्लोब। कॉर्न, सोयाबीन, बार्ले, रे, ओट्स एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। ये जो एरिया, ये जो फसलें हैं ये भी इस एरिया में ग्रोन होती है ग्रासलैंड्स वाले एरियाज़ में। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रायरीज इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग कॉर्न एंड द सेंट्रल पार्ट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग वीट। इसके बाद क्लाइमेट की अगर हम बात करें, एज वन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द रेनफॉल इन द प्रायरीज डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ चलते जाएंगे तो जो रेनफॉल है वो कम होता जाता है। द सेंट्रल पार्ट इज़ ड्राई बट रीजन क्लोज टू द माउंटेन एंड द ईस्ट एंड द नॉर्थ आर मोस्ट। मीन्स इसकी एक साइड का पार्ट है वो ड्राई भी है और दूसरी साइड के पार्ट में इसके रेनफॉल भी होता है। द प्रायरीज हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, समर्स आर हॉट while winters are cold. Most of the moderate rainfall which takes place in the prairies happens in the form of heavy showers during the winters। means यहाँ पे winters में भी heavy showers होती हैं। This is accompanied by heavy snowfall और इसके साथ heavy snowfall भी वहाँ होती है। The amount of rainfall in the year varies between 50 to 70 centimeter। Okay, then people, cattle and cowboys play an important role in the prairies। cowboys कौन से होते हैं बेटा? ऐसे लड़के जो जानवरों को ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, मीन्स जानवरों को चराते हैं। उसके बाद cowboys were considered to be the working class of cattle industry। The historic cowboys of the prairies belongs to a number of ethnic groups reflecting American society। Most of them were African American, English, Irish,
Irish, German and French immigrants also settled in the prairies. मीन्स ये बेटा इन एरिया से आके यहाँ बेचारे बैठे हुए हैं और कैटल फीडिंग का ये काम करते हैं। मीन्स कैटल इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं। They were bound together by the reputation of their output, teamwork and common harsh working conditions on the grasslands. Now the farmers in huge farms, all the farmers have farmhouses and homesteads where they stay along with their families. Natural resources, about the natural resources of the grasslands. तो यहाँ से grassland से petroleum, natural gas and lignite coal can be found in huge quantities in the prairies and these are mined here as well. और इनकी यहाँ से mining भी होती है। Of late, several oil refineries and ore crushing factories have also come up in this region. Wind power is abundantly available over here. A significant amount of the country's wind power comes from this region. आफ्टर दैट इकोनॉमी का मतलब कि वहाँ के लोगों को वहाँ से उस एरिया की जो आमदनी है वो क्या है, इकोनॉमी क्या है। मींस सबसे पहले तो आप ये देखो कि हम उसके बारे में अभी स्टडी करके बेटा आए हैं, तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले लोग वहाँ पे पशु वगैरह चराते हैं, तो वहाँ से जो एनिमल रेयरिंग होगी, डेयरी फार्मर हो रही, मीन्स पशुओं से जो आमदन होती है। उसके बाद वो फूड प्रोसेसिंग, मीन्स वहाँ से स्पेशली मीट प्रोडक्ट्स, मीन्स जो वहाँ से जानवर हैं, लोग वहाँ पे एनिमल रेयरिंग करते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो भेड़ें बकरियाँ वो बेचते भी होंगे, मीट के लिए उसकी कटिंग वगैरह भी होती है और मिल्क भी है। उसके बाद वहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे भी आमदनी होती है। तो यही सिर्फ इकोनॉमी में सारा कुछ आएगा वहाँ से। उसके बाद एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो देयर, ओके। Most of the work like seeding, sowing, irrigation, sprinkling, fertilizers, plugging, threshing, etc. is done by machines. Wheat farming takes place on a large scale using sophisticated machines which produce more per acre. Okay, ऐसी मशीनों का यूज़ होता है जो ज़्यादा प्रोड्यूस देती हैं पर एकड़ के अकॉर्डिंग। Wheat is exported to other countries of the world. Breeding and rearing of beef cattle is dominant in these regions. Sheep ranching is undertaken primarily for the production of wool. The huge grasslands help the cattle and horses इन ग्रेजिंग। देर आर कमर्शियल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस। इसी के साथ साथ कमर्शियल फार्म भी हैं वहाँ पे। हेयर एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट, मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स। द बीफ फार्म्ड ओवर हेयर इज एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज इन यूरोप। शिकागो इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अ लॉट ऑफ दीज फार्म्स ऑल्सो एक्सपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये था बेटा ग्रीन ग्रास लैंड्स के बारे में। Okay, so this you have to read this chapter again. If any doubt is there, then you can ask to me. So it is very interesting chapter, you will learn more about it. Now you can read it and revise understand the chapter. Thank you.